जो बी लव नेटवर्क की सेशन है जी। ओके जी, देख लो मैं अभी इसको स्टार्ट कर रहा था तो मुझे परमिशन नहीं मिल रही थी वीडियो शेयर करने की और फिर मिल गई है। सो थैंक यू वेरी मच टीम का। और सबसे पहले मैं चाहूंगा कि हम खुशामदीद करें अपने उन दोस्तों को जो आज के सेशन में हमारे साथ मौजूद हैं। और मैं देख रहा हूं आपकी मोहब्बतें बढ़ती चली जा रही हैं और होते हैं आज उससे ज्यादा दोस्त हैं। ओके, और उनमें से चंद एक दोस्तों को हम हस्बे मामूल खुशामदीद कहा करते हैं। इब्राहिम ताड़ड़ हमारे साथ हैं, जितेंद्रा कुमार हैं, कुमार प्रदीप हैं, शिविंद्रा पटेल हैं, मलिक कामरान हैं, अंकित नैंगलोट हैं, एस कुमार हैं शिमला से, और कुणाल भारती हैं, अशरफ सियाल हैं, रमेश गदवाल हैं, और वकार यूनुस खान हैं। अरे वाह। और गुरदियाल सिंह हैं पंजाब से, और रामराज सिंह हैं, नीरज कुमार हैं, जयप्रकाश कुमार हैं, वीके शर्मा हैं, विनोद कृष्णिया हैं, मोहम्मद आजम और मंजीत कुमार भी हैं, और गौरी शंकर साहब हैं, डैनी हैं हमारे साथ, सूबे सिंह जी हैं, डॉक्टर जाहिद हैं, साहिब खान हैं, गणेश जी हैं, संभाजी गौसरी हैं, नूर मोहम्मद हैं, AK-47 वाईटी गेमिंग भी हैं, और बालमुकंद सोनी हैं, और गोविंद जी हैं, गोविंद राम हैं, गगन आनंद हैं, मोहित शर्मा हैं, सुभाष प्रसाद जसवाल हैं, राहुल हैं, सईद अनवर हैं, सईद अनवर वही जिन्होंने 194 किया था, और ताहिर महमूद हैं, आसिफ महमूद हैं, सुरेंद्र सिंह हैं, नीरज कुमार हैं, और शेरी हैं, और शशनाथ यादव हैं, शीशनाथ यादव हैं, अरुण कुमार हैं, राजेश हैं, माधव हैं गोवा इनोवेशन क्लब से, बंसी गदवाल जी हैं, और आनिया जी हैं, आशीष यादव हैं, अबरार अली हैं, अजय हैं, अकबर सैयद हैं, अक्षय कुमार हैं, और बहुत सारे दोस्त हैं। आप सबको आज के इस सेशन के अंदर मैं खुशामदीद कहना चाहूंगा सबसे पहले। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा थोड़ा सा अपनी इस इंडस्ट्री के बारे में। अगर कोई क्वेश्चंस आपके पास हैं मीनवाइल, और जो जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस हैं आप पूछना चाहें सिस्टम के बारे में, तो आप मैसेजेस में जाकर क्वेश्चन आंसर में टाइप कर दीजिए। एंड के ऊपर मैं कोशिश करूंगा कि उनमें से जितनों का जवाब दे सकें। एक क्यूरी को एक दफा डालेंगे तो शायद यानी टाइप करेंगे तो आपको मेरे लिए सहूलत रहेगी, सबका शायद आंसर हो जाए। मल्टीपल करेंगे तो फिर मैं उसको जो है वो शायद रिस्पॉन्ड ना करूं। और सेशन जो है हमारा आज का वो है अपनी इस इंडस्ट्री के बारे में। बी लव की नेटवर्क ट्रेनिंग है, अमूमी तौर पे हम इसमें तस्करा कर रहे होते हैं, मैं सब चीजों का तस्करा कर जाता हूं। और तस्करा ये है कि कोई प्लान्ड नहीं होता, कोई कंटेंट नहीं होता, कोई स्क्रिप्ट नहीं होता। अमूमी तौर पे जब हम इस तरह की कोई वीडियोस कर रहे होते हैं, या जब जितने भी लोग खास तौर पे हमारे जो यूट्यूबर भाई हैं, तो वो कंटेंट लिखते हैं, पॉइंट्स नोट करते हैं, उनको क्या डिस्कस करना है उस पर वर्किंग करते हैं। हम थोड़ा सा ये दिल्ली दिल वालों की होती है भाई, तो हम जरा कोशिश ये करते हैं कि दिल से जो आवाज निकले वो पहुंचा दें, और जो उस वक्त एज ए वर्कर आपके जेहन में आ रही होती है, जिस तरह से आप वर्किंग करते हैं मैं भी वर्किंग कर रहा हूं, तो जिस तरह हम एज ए वर्कर जो हमारे ख्यालात होते हैं, जो हमारे जेहन में चीजें आ रही होती हैं, वो हम आपके साथ शेयर करते चले जाते हैं अपने नॉलेज और इन्फॉर्मेशन के साथ। और कोशिश ये होती है, और वो एक्सपीरियंस होता है, यानी ऐसा नहीं होता कि कहीं से कोई चीज सुनी थी और आपको बता दी, कहीं से देखी थी आपको जो है वो, बल्कि उसमें काफी हद तक एक्सपीरियंस शामिल होता है। जैसे कल की मीटिंग के अंदर कुछ चंद एक बातें मैंने ऐसी की जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से रिलेटेड थी, तो मैंने कर दी। तो उससे ये होता है कि ओवरऑल सबका ही बेनिफिट हो जाता है, सब सुनने वालों का बेनिफिट हो जाता है, या जहां जहां तक वो बात जाती है सबका भला हो जाता है, या सबको उस चीज की समझ आ जाती है, क्योंकि वो एक्सपीरियंस होता है आपका, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे होते हैं। तो आज मैं थोड़ा सा नेटवर्क के बारे में या इस इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा सा रोशनी डालूंगा, ताकि हमें ये पता लगे, हम सब दोस्तों को ये पता लगे कि जो नए वाले हैं खास तौर पे, क्योंकि पुराने तो माशाल्लाह ट्रेंड हैं, उन्होंने तो वही अपनी कुल्हाड़ी तेज करनी होती है। एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा हूँ, कतई तौर पे मैं जहां से हम अर्निंग करते हैं, जहां से हम जो है वो अपने लिए लिविंग कमा रहे होते हैं, जहां से हमें फॉर्चून बनानी होती है, उसके लिए कभी भी मैं कोई गलत अल्फाज ना सोचता हूं ना मैं कहता हूं, इसलिए मैं करेक्ट कर दूं। कल वाली एग्जांपल, अगर कल की ट्रेनिंग ली है तो कुल्हाड़ी तेज करने से मुराद ये थी कि अपने आप को पॉलिश करना, अपने आप को रिफाइन करना, अपनी स्किल्स को तेज करना, इसका एक्चुअल मतलब ये है। तो वो जो है हम करते हैं, लेकिन जो बिल्कुल नए होते हैं उनको बेसिक नॉलेज की या बेसिक इंफॉर्मेशन की जरूरत रहती है। तो आज मैं थोड़ा सा
इस टॉपिक के ऊपर बात करना चाहूंगा। सबसे पहले जो नेटवर्क मार्केटिंग है, इसके ऊपर थोड़ी सी इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर करना चाहूंगा, जो मेरे पास है, जो मैंने बचपन से सीखी है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जिसे हम ये हमारा जो पूरा बिजनेस मॉडल है, या जिसे हम बी लव का नेटवर्क कहते हैं, ये बी लव का नेटवर्क एक्चुअली क्या है? यानी ये तो हमारा प्रोडक्ट है, एप्लीकेशन बनाना, डाउनलोड करना, इसके अंदर जो है वो हमारा मिंटिंग करना या हमारा माइनिंग करना, ये तो कॉन्सेप्ट है ही है। ये तो डायरेक्ट हमारा अपनी आमदन का एक जरिया है, हम इससे अर्निंग कर रहे हैं। क्रिप्टो करेंसी में अर्निंग का हम सबका सोर्स ये है कि हमारी एप्लीकेशन से हम अपने लिए पैसा बनाते हैं, हमारी एफर्ट से, और हमारे टोकन्स हमारे लिए नए टोकन्स बनाते हैं, यानी हमारा पैसा हमारे लिए नया पैसा बनाता है, ये कह सकते हैं हम। वो टोकन अगर हमने फ्री में लिए हुए हैं तो समझें कि हमारी एफर्ट से हम पैसा बना रहे हैं। अगर वो टोकन हमने मार्केट से खरीद कर स्टेक किए हैं तो इसका मतलब है हमारा पैसा हमारे लिए पैसा बना रहा है। टोकन्स नए टोकन्स बना रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली पैसा ही नया पैसा बना रहा है, चाहे अब वो हमें कंपनी ने फ्री में दे दिया हो। और पैसे में और क्रिप्टो करेंसी में कितना फर्क है वो मैंने आपको बता दिया। करेंसी इज करेंसी। क्रिप्टो है वो नए दौर की करेंसी है, जो करेंसी हमारे पास है पेपर मनी, वो पिछले दौर की करेंसी है। बस इतना इतना सा फर्क है, और चीजें आहिस्ता आहिस्ता खुलती चली जा रही हैं, क्लियर होती चली जा रही हैं, आसान और साफ होती चली जा रही हैं। तो अभी मैं जिसे हम नेटवर्क कहते हैं, ये नेटवर्क मार्केटिंग भी कहलाती है, ये डायरेक्ट मार्केटिंग भी कहलाती है, ये रेफरल मार्केटिंग भी कहलाती है, ये मल्टी लेवल मार्केटिंग भी कहलाती है। प्लान्स के मुताबिक थोड़ा डिफरेंस होता है, लेकिन तकरीबन तकरीबन इसी तरह ये इंडस्ट्री जो है वो रेफरेंस मार्केटिंग भी कहलाती है। ये इंडस्ट्री जो है वर्ड्स ऑफ माउथ मार्केटिंग भी कहलाती है। यानी ये मल्टीपल नाम जो है इसी इंडस्ट्री से जुड़े हैं, जहां लोग दूसरे लोगों को गाइड करते हैं और उसके बदले में उनको कुछ इंसेंटिव मिलता है, कुछ रिवॉर्ड मिलता है। इसकी थोड़ी सी मैं बैक हिस्ट्री पे जाना चाहूंगा ताकि आपको आसानी हो समझने में। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद का ये वाकया है, जहां जब किसानों के, क्योंकि एक बड़ी वर्ल्ड वॉर थी, अगर आपके इंफॉर्मेशन में हो, आपने हिस्ट्री पढ़ी हो, या आपने अगर स्कूल भी गए हैं तो आपको इस चीज का अंदाजा होगा, स्कूल्स में भी पढ़ाया जाता है ये वाला। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है वो 39 से 45 तक रही, 6 साल। उन 6 सालों के अंदर पूरी दुनिया जंग में झोंकी गई। 3 कंट्री एक साइड पर थे, जापान, इटली और जर्मनी। ये 3 मुल्क एक तरफ थे और बाकी सारी दुनिया एक तरफ थी। तो ये 2 ग्रुप्स की लड़ाई थी जो बढ़ते बढ़ते पूरी दुनिया में फैल गई। मगर ये 3 कंट्री, जर्मनी, इटली और जापान, ये अलग थे, और बाकी सारी दुनिया, यूएस और ये वो सारे कंट्रीज वो अलग थे, ब्रिटिश और ये सब एक थे, एक साइड पर थे। इसमें बहुत नुकसान हुआ। जब आप वर्ल्ड वॉर की मूवीज देखते हैं तो आप देखते हैं कितना ग्रास रूट लेवल पर नुकसान हुआ। 2 देशों की जंग हो जाए उसका नुकसान भी बहुत बड़ा होता है, लेकिन ये पूरी वर्ल्ड की वॉर थी, पूरी दुनिया जंग लड़ रही थी। किसानों के खेत तबाह हो रहे थे, फसलें तबाह हो रही थी, जमीनें तबाह हो रही थी, कारखाने तबाह हो रहे थे, फैक्ट्रियां तबाह हो रही थी, पुल, रेलवे स्टेशन, गांव, शहर, पूरी एक बर्बादी की तारीख लिखी गई इस वॉर के अंदर। यानी ये इंसानियत के लिए एक शर्मिंदगी का बाइस वाला दौर था, जिसके अंदर इंसानियत नाम की चीज कहीं पर नहीं थी, और हर तरफ जो है वो अफरा तफरी थी, हर तरफ जो है वो कत्लो गारत थी, नुकसान था, ह्यूमैनिटी की तजलील थी, और उस लेवल की चीजें इंसानों ने की हैं जो हमेशा के लिए इंसानों के लिए शर्मिंदगी का बाइस रहेंगी। उस सारी तबाही के अंदर लोगों ने अपने प्यारे भी खो दिए, लोगों ने अपने, कई ऐसे लोग पैदा हुए जिनके आगे पीछे कोई नहीं बचा, जिनकी फैमिली गई, किसी के बच्चे नहीं रहे, किसी के बड़े नहीं रहे, किसी के माँ बाप नहीं रहे, किसी के बहन भाई नहीं रहे, सब, यानी इस तरह से दुनिया एक पूरी तरह एक अजीब सी कैफियत के अंदर चली गई थी। ये मैं आपको उस वॉर का सिनेरियो बता रहा हूँ, 6 साल की वॉर का। उसके बाद लोगों के पास लिविंग के लिए और काम करने के लिए दोबारा से एक स्ट्रगल की जरूरत थी, स्क्रैच से, घर बनाने के लिए, बिजनेस एस्टेब्लिश करने के लिए, सब चीजों को करने के लिए। ये 1945 के दौर में अमेरिका का हार्वर्ड बिजनेस स्कूल है, उस बिजनेस स्कूल ने एक कॉन्सेप्ट दिया, जिस कॉन्सेप्ट को मॉडिफाई करते करते हम आज यहां तक पहुंचे हुए हैं। वो कॉन्सेप्ट बेसिकली क्या था? वो कॉन्सेप्ट ये था कि कस्टमर और कंपनी आपस में डायरेक्ट हो जाएं, जबकि इससे पहले ऐसा नहीं होता था और आज तक ट्रेडिशनल में ऐसा नहीं होता।
कस्टमर और कंपनी आपस में कभी आमने सामने नहीं होते। हम कोका कोला तो पी रहे हैं, लेकिन कोका कोला के मालिक से कभी नहीं मिले, ना मिलने का चांस मिलेगा। 99.9999999 अन्यवा 9 नहीं मिलेगा चांस लोगों को। देयर आर वेरी फ्यू कि जिनके पास ये चांस हो, वेरी फ्यू, अरबों में से सैकड़ों के पास ये चांस रहेगा। लेकिन कोक 1 लाख बिकती है, 1 लाख कस्टमर है 1 सेकंड का, 1 मिनट का कस्टमर लाखों करोड़ों में है। तो उसके बावजूद कंपनी और कस्टमर डायरेक्ट नहीं है। कस्टमर कभी ऑनर के पास नहीं जाता, कभी मालिक के पास नहीं जाता कि मुझे दे दें। उसका एक मैकेनिज्म है प्रोडक्ट को बेचने का, दुनिया की हर प्रोडक्ट को बेचने का, मार्केट करने का एक ही मैकेनिज्म है ट्रेडिशनल वे में। वो मैकेनिज्म ये है कि कस्टमर को, एक यूजर को जो प्रोडक्ट मिलता है वो मिलता है शॉपकीपर से, रिटेलर से, दुकानदार से। आपको साबुन चाहिए, आपको जो है वो ग्रोसरी चाहिए, आपको कोई भी चीज चाहिए, आपको करीबी रिटेलर से मिलेगी। वो डिपार्टमेंटल स्टोर हो, वो कोई छोटी परचून की दुकान हो, वो किराने वाला हो, वो कोई जो है वो रेडी पे लेके जा रहा हो, किसी ने ठेला लगाया हो, व्हाटसोएवर। तो कस्टमर को सबसे पहले जो सामना करना पड़ता है, या प्रोडक्ट मिलती है वो रिटेलर से मिलती है, परचून फरोश से मिलती है, जनरल स्टोर से मिलती है। उस जनरल स्टोर वाले के पास जो प्रोडक्ट आती है वो कंपनी से नहीं आती। उस जनरल स्टोर वाले के पास जो प्रोडक्ट आती है वो हमेशा एक जो है वो स्टॉकिस्ट के पास से आती है। एक स्टॉकिस्ट होता है जिसे हम होलसेलर कहते हैं। तो ये सेलर होता है, सेलर होता है, वो होलसेलर होता है। तो उस होलसेलर के पास आती है। वो होलसेलर वो होता है जिसने जो है वो ज्यादा सामान उठाया होता है। आप दुकान पे जाके घी 100 किलो नहीं मांगते आमतौर पे। घर में कोई शादी हो, कोई दावत हो, पकवाई करनी हो, देगे पकानी हो, तो हम सोचेंगे, तब हम परचून वाले के पास जाएंगे ही नहीं। तब हम सीधा होलसेलर के पास जाएंगे, क्योंकि हमारी डिमांड ज्यादा है। और होलसेलर गली गली में नहीं होता, रिटेलर गली गली में होता है, होलसेलर थोड़ा फासले पे होते हैं, दूर दूर होते हैं, जिनसे रिटेलर लेके आ रहा होता है। तो होलसेलर ने चूंकि होल से यानी बड़ी क्वांटिटी बाय की होती है, इसलिए उसको थोड़ा सा जो है उसके पास स्टॉक ज्यादा होता है और उसकी प्राइस भी थोड़ी बेहतर होती है। होलसेलर के पास जो होता है वो प्रोडक्ट आता है, वो आता है किसी डिस्ट्रीब्यूटर के पास से। यानी अक्सर कंपनीज ने ऐसे ही किया होता है, सिटी वाइज डिस्ट्रीब्यूटर क्रिएट किए होते हैं। वो डिस्ट्रीब्यूटर होता है जिसको उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन दिया होता है, बदले में उससे एडवांस में पेमेंट लिया होता है, बदले में उससे सिक्योरिटी ली होती है, और उसको डिस्ट्रीब्यूशन दिया होता है कि आप हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं। तो वो डिस्ट्रीब्यूशन एक्चुअली उसके फायदे में जाती है, क्योंकि उसका कोई काम नहीं होता सिवाय इसके कि उसने यहां से सामान लेना है और आगे दे देना है। उसका कंपनी से, उसकी प्रोडक्शन से, उन चीजों से कोई ताल्लुक नहीं होता। तो वो डिस्ट्रीब्यूशन होती है। डिस्ट्रीब्यूशन सिटीज की भी होती है, प्रोविंसेस की भी होती है, और कंट्री लेवल की भी होती है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशंस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। उसके बाद तब डिस्ट्रीब्यूटर तक भी पहुंच जाते हैं आप, कंट्रीज डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुंच जाते हैं, तो आप कंपनी तक नहीं पहुंच रहे होते। ठीक है, आपके दरमियान में इतने सारे लोग होते हैं। फिर इस प्रोडक्ट की वैल्यू जो है, प्राइस जो है, जो उसकी मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट है, वो कॉस्ट और जो मिलने वाले को कॉस्ट है, उसमें फर्क रहता है। यानी एक मेडिसिन है जो 50 रुपए की बन रही है, मगर वो 5,000 रुपए की कस्टमर को मिल रही है। तो उसमें जो डिफरेंस होता है मैन्युफैक्चरिंग में और कस्टमर को मिलने में, वो इसलिए होता है कि बीच में ये पूरा एक सिस्टम इन्वॉल्व होता है। प्लस इस सिस्टम के साथ साथ कंपनी का प्रॉफिट भी शामिल होता है, उसके साथ साथ एडवर्टीजमेंट का बजट भी शामिल होता है, उसके साथ साथ ये सारी चीजें, सारे लवाजमात जो हैं वो शामिल होते हैं। तो 50 रुपए वाली चीज जो है वो 5,000 रुपए की कस्टमर तक पहुंच रही होती है। ये बड़ी सादी सी बात है, ये कोई मुश्किल बात नहीं है, ऐसे ही है। 1 रुपए वाली प्रोडक्ट आराम से 100 रुपए की बिकती है। ये जो उसकी मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट होती है वो उतनी ज्यादा नहीं होती जितनी ज्यादा कस्टमर को प्राइस पे करना पड़ रही होती है। तो ये एक सिस्टम है, ये चल रहा है। इसमें परसेंटेज ऊपर नीचे कर लें, कम ज्यादा कर लें, कोई मार्केटिंग कम करता है, कोई ज्यादा करता है, किसी ने डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बनाए, किसी ने कम बनाए, किसी ने थोड़े बनाए, लेकिन ये एक सिस्टम है। इस सिस्टम के अंदर अमूमी तौर पे 70%, 80% ऑफ द वैल्यू चली जाती है। यानी अगर मैं ये कहूं कि 1,000 रुपए वाली चीज जो है वो 100 रुपए में बनी थी और 800-900 रुपया इन चीजों में चला गया, तो वो बिल्कुल ट्रू है। मैन्युफैक्चरर भी इस बात को जानते हैं और पूरी दुनिया जानती है। इस सिस्टम के पैरेलल एक सिस्टम क्रिएट किया। ये मैं आपको आज इसलिए बता रहा हूं कि हम क्रिप्टो के बिजनेस में हैं और क्रिप्टो के साथ नेटवर्क के बिजनेस में हैं, तो ये दोनों इंडस्ट्रीज की समझ हमें होनी चाहिए।
अगर हमें ये पता होगा हम क्या कर रहे हैं, अगर हमें ये मालूम होगा हम क्या कर रहे हैं, तो हम दिलो जान से कर पाएंगे, हम कॉन्फिडेंस से कर पाएंगे, हम किसी चीज से नहीं घबराएंगे। हम अगर अपने जमीर की अदालत में मुतमिन हो तो हम दुनिया की हर अदालत में अपने अपने आप को जस्टिफाई कर सकते हैं, अगर हमें पता हो कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जरूरी है हमें पता हो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप हक पर खड़े होंगे तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपकी मुखालफत किससे है, लेकिन अगर आप नाहक खड़े हैं तो फिर आपके पास कोई सॉलिड ग्राउंड नहीं होता, कोई रीजन नहीं होता। तो मैं आपको अक्सर क्रिप्टो करेंसी की बेस एक्सप्लेन करता रहता हूं, आपको बताता रहता हूं कि पैसे तो हम कमाते हैं क्रिप्टो करेंसी से, लेकिन पैसे कमाने से हटके हम क्या जो है वो सहूलत कर रहे हैं। आप ये सोचिए, जिसने बिजली अगर इजाद की थी उसने पैसा कमाया होगा, लेकिन आज के दिन में पूरी दुनिया के लिए सहूलत भी तो है। जिसने जो है वो पंप बनाया होगा जमीन से पानी निकालने के लिए, उसने पैसा बनाया होगा, लेकिन आज वो पूरी इंसानियत के लिए एक सहूलत तो है, हम पानी निकाल सकते हैं जमीन से। इसी तरह जितनी भी इन्वेंशंस हैं, जितनी भी चीजें हैं, वो अपने तौर पे अपने दौर में पैसा कमाने का बाइस रही होंगी, लेकिन साथ ही साथ वो इन ह्यूमैनिटी के लिए बेनिफिट भी तो है। जिसने कोई वैक्सीन बनाई होगी उसने पैसा कमाया होगा, लेकिन साथ ही साथ उसने इंसानियत के लिए भी तो कुछ किया। तो ये मॉरल ग्राउंड्स भी हमें अगर पता होंगी तो हमें हमारे लिए ये बिजनेस करना आसान रहेगा, हमारे लिए बिजनेस करना अच्छा रहेगा, हम मोटिवेट तरीके से, अच्छे तरीके से, क्योंकि हम कहीं ना कहीं अपने आप को जवाबदेह हैं, अपने फैमिली के साथ हैं, हम उनको जवाबदेह हैं, हम अपनी रेपुटेशन को जवाबदेह हैं। इसलिए हमें अपने बिजनेस की बेसिस पता होनी चाहिए, हमें अपने बिजनेस का ग्राउंड पता होना चाहिए कि हम किन ग्राउंड्स के ऊपर बिजनेस करें। तो इसीलिए जहां हम क्रिप्टो को डिफाइन करते रहते हैं, मेरे दिल में यह ख्याल आया कि आज मैं आपके साथ तस्करा करूं कि नेटवर्क हम जब क्रिएट कर रहे हैं, नेटवर्क बिल्ड कर रहे हैं, उसकी क्या बेसिस है, उसकी बुनियाद क्या है, उसका कॉन्सेप्ट कहां से आया। तो वो मैं आपके साथ एक्सप्लेन कर रहा था कि वहां से ये कॉन्सेप्ट आया जहां से एग्जिस्टिंग सिस्टम के पैरेलल एक सिस्टम वो चल रहा है, वो खत्म तो नहीं हुआ, वो चल रहा है, उसके पैरेलल एक सिस्टम जिसके अंदर प्रोडक्ट्स जो हैं वो नेटवर्क के जरिए, वर्ड्स ऑफ माउथ के जरिए मार्केट की जा सकती हैं, और वो सिस्टम जो है वो नेटवर्किंग कहलाता है, नेटवर्क कहलाता है। उसको भी पूरे चैलेंजेस का सामना है, और उसके अंदर भी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस और बहुत सारे मसाइल रहे हैं। अब उस स्ट्रक्चर में होता क्या है, आपको 3 चीजों के ऊपर बेस करके अपना बिजनेस बढ़ाना पड़ता है। पहली जो चीज होती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है, वो होती है कि आपकी वो कंपनी कौन सी है जिसके लिए आप वर्ड्स ऑफ माउथ कर रहे हैं। आपका वो प्रोजेक्ट बात की बात है, आपकी वो कंपनी पहले की बात है कि जिसके जरिए से आप वर्ड्स ऑफ माउथ करते हैं, जिसके जिसके लिए आप तारीफ करते हैं, जिसके लिए आप दूसरे के साथ एडवोकेसी करते हैं। बेसिकली आप वकालत कर रहे होते हैं उस वक्त, और वकालत करने के लिए जरूरी है कि आप उस प्रोडक्ट से पहले खुद मुस्तफीद हो और मुतमईन हो। अगर आप इत्मीनान में हैं कि जो मैंने प्रोडक्ट ली थी वो अच्छी है, वो बेहतर है, तो फिर हम उसको दूसरे को रिकमेंड करेंगे। तो ये दूसरा स्टेप होता है एडवोकेसी करना, किसी दूसरे को बताना। लेकिन पहला स्टेप होता है कि क्या हम उस प्रोडक्ट से मुतमिन हैं, तो ये जो है वो या उस कंपनी से हम मुतमिन हैं। तो पहला जो स्टेप होता है वो हम सबसे पहले किसी भी कंपनी को एनालाइज करते हैं। नेटवर्क के अंदर सबसे पहला जो चीज देखी जाती है वो यही देखी जाती है कि आप उस कंपनी से कितने मुतमिन हैं, कितने सेटिस्फाइड हैं, कितना आपको वो समझ में आई है, कितनी आपने उसमें रिलायबिलिटी देखी है। और दुनिया की हर कंपनी के बारे में मैं आपको अक्सर मीटिंग में तज़किरा किया करता हूं, एक ही फलसफा कारामद रहेगा कि अगर किसी भी कंपनी के नुकसान में जाने का खतरा हो, नुकसान में जाने का डर हो, या ये डर हो कि वो नुकसान में चली जाएगी, तो तब आपका एक बहुत बड़ा रिस्क होता है। लेकिन अगर आपको कभी ये पता लगे कि इस कंपनी के अंदर, इस कंपनी के नुकसान में जाने का खतरा कम है, तो उतनी ज्यादा रिलायबिलिटी होती है। ये अहम बात है। दुनिया की हर कंपनी, दुनिया का हर बिजनेस प्रॉफिट में जाएगा तो चल पाएगा, नुकसान में जाएगा तो नहीं चल पाएगा। वो कुछ भी करता हो, अगर वो नुकसान में जाएगा, उसका बिजनेस मॉडल नुकसान में जाने का है, तो कभी भी बंद हो सकता है। ट्रेडिशनल बिजनेस कितने सेफ माने जाते हैं। आप बेकरी खोलते हैं, आप गारमेंट्स की दुकान खोलते हैं, गारमेंट्स की फैक्ट्री खोलते हैं, जूते बनाना शुरू करते हैं, आप कुछ और बनाना शुरू करते हैं, आप रेस्टोरेंट खोलते हैं, कुछ भी आप खोलते हैं, उसमें लगता है ना कितना कम रिस्क है, बहुत कम रिस्क है, लेकिन उसमें ढेर सारा रिस्क होता है। क्योंकि उनके बिजनेस मॉडल के अंदर जहां जहां पर क्रेडिट शामिल हो जाएगा, जहां जहां पर उधार शामिल हो जाएगा, वहां वहां पर नुकसान का खतरा रहेगा। जब आप क्रेडिट पर बिजनेस करते हैं, ये ट्रेडिशनल बिजनेस में क्रेडिट होता है। अभी मैंने रिटेलर होलसेलर का आपको सिस्टम बताया, उसके अंदर क्रेडिट चलता है।
लोग क्रेडिट कर रहे होते हैं, भाई 1 लाख रुपए का माल आ गया, 2 लाख का और भेज दो, ये तुम्हें 2.5 लाख आ गया, 50,000 क्रेडिट हो गया। पिछला 50,000 दिया और कहा 2 लाख का माल भेज दो, 2 लाख क्रेडिट हो गया। 2 लाख में से 1.5 लाख भेजा और कहा 3 लाख का माल दे दो, तो आपका क्रेडिट बढ़ता चला जाता है किसी भी मार्केट का, किसी भी इंडस्ट्री का। तो जो क्रेडिट पे कंपनीज काम करती हैं, उनके नुकसान में जाने का हमेशा जो है वो खतरा रहता है। तो आपको अपनी कंपनी के बारे में देखना होता है, क्या आपकी कंपनी क्रेडिट पे बिजनेस करती है, क्या आपकी कंपनी क्रेडिट देती है लोगों को? अगर देती है तो फिर इसका मतलब है कि वो नुकसान में जा सकती है। आप बीएफआईसी की तरफ या बीएलवी की तरफ या इनोवेशन फैक्ट्री की तरफ आए, क्या आपकी कंपनी ने कभी आपके साथ क्रेडिट किया है? जब आईटीओ किया है तो आईटीओ के अंदर एडवांस के ऊपर लोगों ने पे किया है और टोकन्स बाद में मिले हैं, क्रेडिट तो नहीं किया कि जी क्रेडिट कर दिया था, लोगों को सामान दे दिया था, लोगों को टोकन्स दे दिए थे जो आईटीओ में कंपनी ने देने थे, और वो जो है पैसे आए नहीं जनाब, सामान चला गया, ऐसा तो है ही नहीं। तो इसलिए आपके पास आपकी कंपनी के बारे में आपको पता हो कि आपके बिजनेस मॉडल के अंदर क्रेडिट कहीं नहीं है। जब क्रेडिट नहीं है तो आप एक एतबार से सेव हो गए। अब आपने समझना है कि आपकी कंपनी का लॉस कहां पर है, आपकी कंपनी का नुकसान कहां पर है, जहां पर वो बंद हो सकती है, जहां पर वो बिजनेस बंद कर सकती है। आपकी कंपनी बिजनेस करती है क्रिप्टो करेंसी में। अब ये आसान सी बात है जो मैं आपको समझाने लगा हूं, और ये मैं इसलिए समझाना चाहता हूं, इसलिए बताना चाहता हूं कि आपके इल्म में, आपके शऊर में रहे कि किसी किस्म की दिक्कत नहीं है इस कंपनी को चलते रहने में। कंपनी के टॉपिक पे बात कर रहे हैं तो कंपनी को कोई दिक्कत नहीं है कि इसको चलाने के लिए, इसको चलता रखने के लिए कंपनी को कोई दिक्कत आ रही हो, लोगों को पे आउट्स देने में, लोगों के साथ अपनी कमिटमेंट्स पूरी करने में कोई दिक्कत नहीं। वजह क्या है? वजह यह है कि कंपनी का प्रोडक्ट है, उसका टोकन या उसका कॉइन वो उसने जनरेट कर लिया। अब वो कंपनी आपको वो टोकन दे रही है आईटीओ में फ्री ऑफ कॉस्ट, और आईटीओ में टोकन लेने के बाद आप अपने कॉइन से कॉइन जनरेट करें और फिर आप उसको सेल करें। बाय बैक भी कंपनी नहीं करती, कंपनी सिर्फ मार्केट क्रिएट कर रही होती है, मार्केट मेकिंग कर रही होती है आपके लिए, ताकि आपका कॉइन सहूलत से बिक सके, बेहतर प्राइस पे बिक सके। तो पल्ले से इस कंपनी को कुछ नहीं देना होता, और इसलिए आपको इस कंपनी में नुकसान में जाने का एलिमेंट कहीं पर नहीं होता कि ये कंपनी नुकसान में जा रही हो। इस कंपनी से आप 10 लाख टोकन बनाएं, ये आपको 10 लाख टोकन देगी, आपका एक टोकन भी नहीं खाएगी। आप 1 करोड़ टोकन कमाएं, वो आपको 1 करोड़ टोकन देगी। आप 10 टोकन कमाएं, वो आपको 10 टोकन देगी। और टोकन्स देने में उसको कोई दिक्कत नहीं है, टोकन्स वो क्रिएट कर चुकी है, उसके पास मौजूद हैं। तो आपका बिजनेस मॉडल ये आपको बताता है, आपका बिजनेस मॉडल क्लियरली आपको ये समझाता है कि आपकी इस कंपनी के नुकसान में जाने का कोई खतरा मौजूद नहीं है किसी तौर पे भी, क्योंकि नुकसान में जाएगा तो बड़े से बड़ा बिजनेस भी बंद हो जाएगा। हमने देखा है, मैंने आपसे अक्सर एग्जांपल शेयर किया है, रिसेशन के बाद अमेरिका का 150 साल पुराना, शायद 157 साल, 158 साल, 160 साल, 1 सदी और 1.5 सदी से ज्यादा की क्रेडिबिलिटी वाला बैंक वो बंद हो गया, क्योंकि वो नुकसान में जाना शुरू हो गया। तो नुकसान में जाएगा तो कोई भी कंपनी कितनी ही पुरानी क्यों ना होगी वो बंद हो जाएगी। लेकिन अगर कंपनी के बिजनेस मॉडल के अंदर जो है वो लॉस नहीं है, तो इसका मतलब है कि उस कंपनी को बंद होने की कोई जरूरत ही नहीं है, वो क्यों बंद होगी। तो आपको अपनी कंपनी के ऊपर ये बिलीव रहना चाहिए, इस कंपनी के ऊपर ये बिलीव रहना चाहिए कि आपकी कंपनी किसी तौर के ऊपर भी लॉस में जाने वाली नहीं है। बहुत सारे लोगों को इसकी समझ में नहीं आती कि कंपनी कहां से देगी, कंपनी क्यों देगी भाई, कहां से वाली तो बात ही नहीं है। कंपनी के पास टोकन्स हैं, टोकन्स आपने खरीदे, टोकन्स आपने स्टेक किए, टोकन्स आपको रिवॉर्ड में मिलते हैं, टोकन्स आपने बेचते हैं। कंपनी कहां से देगी भाई, कहां से देगी? उसके बाद टोकन्स पड़े हैं वो आपको दे देती है, और साथ वो मार्केटिंग मेकिंग करती है। इस पर तो आप सवाल उठा सकते हैं कि मार्केट मेकिंग कितनी अच्छी हुई, मार्केट मेकिंग कितनी बेहतरीन हो रही है, इस पर तो क्वेश्चन किया जा सकता है। लेकिन कैसे और कहां वाली तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि टोकन उसके पास मौजूद हैं, वो आपको दे देगी। और मार्केट मेकिंग कैसी हो सकती है, इसके बारे में अगर बात करना चाहें, मैंने कहा इसमें गुंजाइश है, बात की जा सकती है, लेकिन अगर बात करना भी चाहें तो सोचिए जरा, ऐसी मार्केट मेकिंग कहीं किसी ने की है? कभी किसी ने ऐसी मार्केट मेकिंग की है कि आपको पूरी दुनिया के अंदर से एंडोर्समेंट मिलते हैं, आपको पूरी दुनिया जानती और पहचानती है, आपको पूरी दुनिया अप्रिशिएट करती है कि जी आपने कमाल कर दिया है, आपने जो है वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स स्पेंड कर दिए हैं। ये मिलियंस ऑफ डॉलर्स बहुत सारी कंपनीज ने अर्न किए हैं, लेकिन उन्होंने स्पेंड नहीं किए। कमाए बहुत कंपनीज ने होंगे, लेकिन स्पेंड नहीं किए, मार्केट मेकिंग नहीं की। बाकी सारा काम किया, मार्केट मेकिंग नहीं की, प्रोडक्शन नहीं की, डेवलपमेंट नहीं की, बाकी सब कुछ किया।
लेकिन इस कंपनी ने डेवलपमेंट की है, डेवलपमेंट कर रही है, मार्केट मेकिंग की है, मार्केटिंग मेकिंग कर रही है, और इससे बहुत हाई लेवल की करने वाली है। अभी तक जो हुई है ये तो हुई है, ये भी शानदार है। दुनिया में हजारों, लाखों, करोड़ों लोग आपको जानते हैं, करोड़ों लोग तो आपके बिजनेस का हिस्सा है, और जानने वालों की गिनती शायद अरबों में पहुंचने वाली हो, जो आपके नाम को जानते हैं। तो इस तरह की मार्केट मेकिंग किसने की होगी? इस तरह की मार्केट मेकिंग किसने की होगी कि आज एक्सचेंजेस आपके पास आकर कह रही हैं कि आप हमारे पर लिस्ट हो जाएं, जबकि दुनिया में लोगों को ये टेंशन होता है, जब वो कॉइन क्रिएट करते हैं, जब वो कुछ चीज बनाते हैं, जब टोकन बनाते हैं, तो सोच रहे होते हैं इसकी लिस्टिंग कैसे करनी है। और आज आपके पास कंपनीज आती हैं, आपके पास एक्सचेंजेस आते हैं। कम से कम एक्सपो में पार्टिसिपेट करने के बाद 5 से 6 एक्सचेंजेस ने कांटेक्ट किया है, जिनको कहा है कि अभी हमें आना नहीं है, हमने आपका प्रपोजल रख लिया है, जब हमने आना होगा तो हम आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। तो ये आपकी मार्केट मेकिंग का कमाल है कि आपकी हर बात पे आपको एप्रिसिएशन मिलता है। कल मैं देख रहा था बाबा का वीडियो, संजू बाबा का वीडियो, और वो अप्रिशिएट कर रहे थे 10 मिलियन के ऊपर सारी कम्युनिटी को और टीम को और उमर भाई को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे। वसीम अकरम साहब का मैंने देखा 1-2 दिन पहले, मुझे नहीं पता ऑफिशियली शेयर हो गया कि नहीं, बट आई हैव सीन दैट। तो इस तरह से आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपको हौसला अफजाई मिल रही है, आपके पास ब्रांड एम्बेसडर्स हैं, आपके पास मतलब मार्केट मेकिंग में इस कंपनी ने कोई कमी नहीं छोड़ी। अभी आपको पता है कितने सारे स्पॉन्सरशिप्स किए हैं, कितने क्रिकेट के टूर्नामेंट स्पॉन्सर किए हैं, कितनी सारी चीजें की हैं, और आगे इससे बहुत ज्यादा करने का इरादा है, इससे बहुत ऊपर और बहुत बड़े लेवल पर जाने का प्लान है। तो मार्केट मेकिंग भी इस कंपनी में सवाल नहीं कि कितनी मार्केट मेकिंग की जा रही है, वो आपको नजर आ रही है, वो दिख रही है, वो आपको पता लग रहा है। वो आपको ये पता होना चाहिए कि 1 करोड़ यूजर ऐसे नहीं हो गए आपके, 10 मिलियन आप ऐसे ही नहीं हो गए, आपकी बेस्ट मार्केट मेकिंग ने किया है। आपके कॉइन शॉर्ट रहते हैं, आपके कॉइन में मुझे कितनी खुशी हो रही है, मुझे इतना अच्छा लग रहा है भाई, जब से यूएसडीबी के लिए कॉल्स आ रही हैं, जब से बीफर के लिए कॉल्स आ रही हैं, क्योंकि बीफर जब कंपनी ने इंट्रोड्यूस किया, जब उमर भाई ने बीफर का अनाउंसमेंट किया, तो बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आया, बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आया यार व्हाट इज बीफर, कहां, कैसे। और आज लोग उस बीफर को खरीद रहे हैं, बीफर को बाय कर रहे हैं, बीफर ले रहे हैं, बीफर तलाश कर रहे हैं, कहां से बीफर मिलेगा। कितने लोग जो हैं वो बीएफआईसी बाय करके बीफर, क्योंकि बीएफआईसी सेल करे तो बीफर मिलता है एक्सचेंज ऑन के ऊपर, यहाँ पे नेटवर्क से आता है, जिनके पास बीएफआईसी नेटवर्क से आ रहा है, जिनके पास पहले का इकट्ठा हुआ था वो बेच रहे हैं। तो मतलब इतना एक्साइटमेंट वाला फीलिंग है। और कल मैंने आपको बताया कि इसका कंपनी का मैकेनिज्म ऐसा हो गया है कि आपके किसी प्रोजेक्ट के अंदर कहीं पर भी कंपनी ने गुंजाइश ही नहीं छोड़ी, कहीं पर यह गुंजाइश नहीं छोड़ी कि आप कहीं लॉस में चले जाएं, आप कहीं लॉस में चले जाएं, कंपनी कहीं लॉस में चले जाए, दोनों चीजों से निकाल दिया। इसे कहते हैं विन विन सिचुएशन, जो इस कंपनी ने क्रिएट की है। ये विन विन सिचुएशन है। हमने सुना है लफ्ज कई दफा कि यार विन विन सिचुएशन कर लें, बंदा कहता है ऐसे कैसे हो सकता है, दोनों ही जीत जाएं, एक को तो हारना पड़ेगा। लेकिन यहां पर ये विन विन सिचुएशन है, और विन विन सिचुएशन में बिजनेस मॉडल बनते हैं। दुनिया के तमाम बड़े आइडियाज विन विन सिचुएशन के ऊपर हैं। उबर क्या है, सारे विन करते हैं, कस्टमर विन करता है क्योंकि उसको टैक्सी से बहुत कम किराया देना पड़ा, ड्राइवर विन करता है क्योंकि उसको राइड्स मिल रही हैं धड़ाधड़, उसको फालतू नहीं बैठना, उसका टाइम वेस्ट नहीं होना। कंपनी विन कर रही है, उसके बाद ना कोई गाड़ी, ना कोई लेना, ना कोई देना, और बिलियंस डॉलर की कंपनी है, पूरी दुनिया की गाड़ियां उसकी गाड़ियां। तो विन 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 सिचुएशन क्रिएट की उबर ने, करीम ने, ओला ने, जो बड़ी कंपनीज हैं, विन विन सिचुएशन क्रिएट की सबके लिए, सारे पार्टिसिपेंट्स के लिए विन विन हो गया। ड्राइवर का कोई नुकसान नहीं, फायदा, कस्टमर का कोई नुकसान नहीं, फायदा, कंपनी का कोई नुकसान नहीं, फायदा। तो विन 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 सिचुएशन क्रिएट होती है। ये बिजनेस मॉडल दुनिया में आ चुका है। हमेशा हमने देखा है किसी एक को हारना पड़ता है दूसरे को जिताने के लिए, कोई एक लूजर होता है तो कोई दूसरा विनर होता है, लेकिन यहां पर ये विन विन सिचुएशन क्रिएट होती है आइडियाज के साथ। तो ये आइडिया है, बीफर वो आइडिया था, यूएसडीबी वो आइडिया था जिसने विन 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 सिचुएशन क्रिएट कर दी है सबके लिए, हर एक के लिए, इनोवेशन फैक्ट्री के हर एक प्रोजेक्ट के लिए, पुराने प्रोजेक्ट्स के लिए, आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए, एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स के लिए, कि विन विन सिचुएशन। कस्टमर के लिए भी, आप भी विन कर रहे हैं, सारे विन कर रहे हैं, जीत रहे हैं आप, मैं भी जीत रहा हूं, कंपनी भी जीत रही है, लोग भी जीत रहे हैं, हर तरफ विन विन सिचुएशन है। तो ये आइडिया है। यहां से ये आइडियाज जब आते हैं, फ्लोट होते हैं, हर किसी के पास नहीं होते, ना हर किसी को समझ में आते हैं। ये सोचने वाले भी अलग दिमाग होते हैं, समझने वाले भी अलग दिमाग होते हैं, और फायदा उठाने वाले भी अलग दिमाग होते हैं। दुनिया बाद में मानती है, दुनिया बाद में कबूल करती है,
दुनिया का काम यही है कि वो चीजों को होने के बाद कबूल करती है। दुनिया से मुराद ये अक्सरियत ऐसे करती है। बड़े रेयर लोग होते हैं जो पहले वक्त से पहले चीज को समझ जाते हैं, जिनको आइडिया हो जाता है। तो मैं इस वजह से एक्साइटेड हूं कि जो आइडिया बताया गया था, जो कहा गया था, उस वक्त बहुत सारों को समझ नहीं आया। मैं भी ये दावा नहीं करता कि मुझे 100% समझ आया। हो सकता है मुझे 10% समझ आया हो, 5% आया, लेकिन मैं बहरहाल समझने वालों में शामिल हूं। मैं उनमें से नहीं हूं, उलझने वालों में, इनकार करने वालों में शामिल नहीं हूं। मैं समझने वालों में शामिल हूं। मुझे उम्मीद है कि आप में से भी ढेर सारे हजारों लोग ऐसे हैं जो समझने वालों में शामिल। और आज हमें क्लियर हो गया, आज हमें बिल्कुल क्लियर है कि कंपनी ने विन विन सिचुएशन क्रिएट कर दिया हुआ है। आप पैसा कमा रहे हैं, आप पैसा कमाते रहेंगे, आपके पास पैसे आ रहे हैं, कंपनी के पैसे जा भी नहीं रहे, कंपनी को अपनी जेब से कुछ देना भी नहीं पड़ रहा। सिस्टम के अंदर हर बंदा विन कर रहा है। आपका वो दोस्त जिसने 2 साल पहले आपके साथ BFIC किया था, आज भी अगर वो उससे पैसे कमा रहा है तो आप जीत चुके हैं। आपका दोस्त जीत चुका है, ये कंपनी जीत चुकी है, ये सबकी जीत है। सब विन किए हैं, क्योंकि वो दो दोस्त जिसने टोकन कॉइन लेकर स्टेक किए थे, वो आज तक पैसे बना रहा है। आप आज तक पैसे बना रहे हैं और आपने पैसे बनाए हैं, आपकी कंपनी आज तक पैसे बना रही है, तो विन कर गए आप सारे, कोई लूजर नहीं है। और ये मॉडल है जो इनोवेशन फैक्ट्री में मिलता है, दुनिया की किसी और कंपनी में मौजूद नहीं है और ना हो पाएगा बहुत आसानी के साथ। इट विल टेक ईयर्स। वो एक बहुत बड़ा शेर है। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। तो इसका मतलब ये होता है कि ये भी हर कोई नहीं होता, हर कोई जो है वो आइडियाज नहीं सोच सकता। ये सदियों बाद पैदा होने वाले लोग होते हैं और डेफिनेटली मिस्टर ओके इज वन ऑफ देम। तो ये आइडियाज आते हैं, ये ब्लेसिंग है, ये किसी पे भी हो सकती है। अगर मेरे पे है तो मेरे पे है, अगर आप पे है तो आप पे है, अगर ओके पे है तो ओके पे है। ये ब्लेसिंग है, ये किसी पे भी हो सकती है और उन पे है अभी। उनको ये ब्लेसिंग है कि ही इज थिंकिंग, उनके पास अच्छे आइडियाज आ रहे हैं, उनके पास बेहतरीन आइडियाज आ रहे हैं। और जिसकी बैक जो है, मैं समझता हूं वो बैक है उनकी इंटेंशन, उनकी नीयत जो उनको यहां तक लेके आई है। नीयत ये है कि किसी को हारने नहीं देना, नो वन शुड बी लूजर, ये है नीयत। इसीलिए ही ट्राई हिज बेस्ट, वो अपनी बेहतरीन करता है, अपना बेहतरीन करता है कि यार मुझे अपना बेस्ट करना है, ठीक है, क्योंकि जो मैं कर सकता हूं मेरी तरफ से कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। और नतीजा ये निकलता है कि कुदरत का असूल है। कुदरत कहती है आप तो मेहनत करो, मेरे से लो क्या चाहते हो, चांद सितारे भी दे दूंगी, आप पैसों की बात कर रहे हो। तो ये जो है वो कुदरत सपोर्ट करती है। तो कंपनी के हवाले से आपका ये बिलीव, आपका ये विजन, आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए कि कंपनी आपकी कहीं नहीं जा रही और कहीं नहीं जाएगी, क्योंकि उसके बिजनेस मॉडल के अंदर कहीं नुकसान नहीं है। मैंने एक एग्जांपल एक प्रेजेंटेशन में दी थी, आज आपको अपने नए दोस्तों को शेयर करना चाहूंगा। दुनिया की सबसे पुरानी कंपनी है एक जापानीज कंस्ट्रक्शन कंपनी, जिसको 1500 साल हो चुके हैं। गूगल करिएगा इसके बाद, मेरी मीटिंग के बाद। 15 सेंचुरीज वो टेंपल कंस्ट्रक्ट करते हैं, नस्लों से ये बिजनेस कर रहे हैं, 15 सदियों से दे आर डूइंग देयर बेस्ट। बिजनेस चल रहा है, प्रॉफिटेबल बिजनेस है, कमा रहे हैं। तो ये जब आप प्रॉफिट में जाएंगे, आपका बिजनेस प्रॉफिट मॉडल पे होगा, तो फिर आप जो है वो सदियां बिजनेस चलेगा। अगर आपका बिजनेस नुकसान में जाने वाला है तो फिर आप हो सकता है थोड़ा अरसा चलें। तो कंपनी के हवाले से ये आपका बिलीव रहना चाहिए, मैं समझता हूं आपके पास मौजूद रहना चाहिए। दूसरी चीज जो है वो प्रोडक्ट होती है। किसी भी कंपनी की जो प्रोडक्ट है वो क्या है। अगर हम आम तौर पर ट्रेडिशनल बिजनेस की बात करें तो नेटवर्क आज से शुरू नहीं है, मैंने भी बता दिया, नेटवर्क 45 से है। तो इसका मतलब ये है कि 55 साल वो और 23 ये 78 ईयर से ये नेटवर्क चल रहा है। लेकिन इस ट्रेडिशनल नेटवर्क के अंदर इतनी ताकत कभी किसी कंपनी के पास नहीं आई कि वो करोड़ों यूजर्स तक पहुंच जाए विद इन मंथ्स। रीजन क्या है कि जब आप नेटवर्क से कोई और प्रोडक्ट बेच रहे होते हैं या कोई भी प्रोडक्ट बेच रहे हैं, अगर तो आपके प्रोडक्ट का वैल्यू गिर रहा है तो फिर आपके बिजनेस में स्कोप नहीं है। और अगर आपके प्रोडक्ट का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है तो फिर आपको बेनिफिट है। मैं एग्जांपल देता हूं। कल हम गाड़ियों के एक शोरूम पर थे और एक गाड़ी हमने देखी, तकरीबन थी कोई समझ लें काफी एक्सपेंसिव गाड़ी थी। एक शोरूम पे डिस्कशन हो रही, तो जब हम एक दोस्त ने कहा कि ये गाड़ी जितने की भी है, लेकिन जैसे ही हम यहां से बाहर निकलेंगे शोरूम से, इसकी प्राइस के अंदर $1 लाख की कमी आ जाएगी, यानी $1 लाख प्राइस गिर जाएगी। ठीक है,
आई एम टॉकिंग अबाउट द कुलियन। आपको पता ही अभी एक नया मॉडल आया है अपना उसकी तरफ से, रोल्स राइस का नया मॉडल है, कुलियन गाड़ी है। इस वक्त वो दिरहम्स के अंदर 2.8 मिलियन दिरहम की है, और वो भी बुकिंग करा के साल बाद आएगी। एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ। तो वो जो है उसका प्राइस जब आप शोरूम से लेकर निकलेंगे, तो निकलते ही ब्रांड न्यू गाड़ी जब आपने उसके साइन करके खरीद ली, तो आप बाहर आए, अब आप बेचने के लिए दोबारा जाएंगे तो आपकी प्राइस में ह्यूज डिक्लाइन आएगा। और हम देख रहे थे कि बिल्कुल ब्रांड न्यू गाड़ियां, बिल्कुल जीरो मीटर टाइप की गाड़ियां जो हैं, शोरूम पे अगर 2.8 मिलियन की थी तो लोग 2.6 मिलियन की दे रहे थे। इसका मतलब था कि उन्होंने नहीं चलाई, मगर उसके बावजूद वो 2 लाख दिरहम लॉस पे उसको सेल कर रहे हैं, क्योंकि प्राइस गिर गया है शोरूम से निकलने के बाद। तो प्रोडक्ट अगर उसका प्राइस शोरूम से निकलते ही गिर गया है, तो फिर किसी और प्रोडक्ट की क्या बात करनी है। ये तो हम एक ऐसी प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं जो लग्जरी प्रोडक्ट है। तो बाकी प्रोडक्ट्स के अंदर जब हम नेटवर्क, मेरा एक्सपीरियंस रहा है, पहले मैंने प्रोडक्ट बेस्ड नेटवर्क भी किया है, तो हम वो प्रोडक्ट बेच रहे होते थे अपने सीनियर्स की बातें सुन के, समझ के कि यार बड़ी क्वालिटी प्रोडक्ट है, और लोगों को गाइड भी कर रहे होते थे, समझ के, अंडरस्टैंड करके। जो ब्रोशर्स और ये कंटेंट मिलता था, मटेरियल, छोटे से डॉक्टर भी बने हुए थे हम अपनी तरफ से। जब हम हेल्थ केयर की प्रोडक्ट्स, इस तरह की प्रोडक्ट बेच रहे होते हैं, तो हम साइंसदान भी बने होते हैं साथ साथ। तो वो जो प्रोडक्ट जो है, उनका इशू क्या था कि वो प्रोडक्ट जो 10 रुपए की मार्केट में बिकती है, वो प्रोडक्ट हम 1000 रुपए की बेचने के लिए कन्विंस करे थे लोगों को। 10 रुपए वाली प्रोडक्ट 1000 रुपए की, और वो जब कोई 1000 रुपए की ले लेता था, वापस उसकी वो 10 रुपए की भी नहीं बिकती थी, बल्कि कस्टमर ही नहीं मिलता था कि वापस भी कस्टमर मिले। ठीक है, तो ये ड्रॉबैक था उस नेटवर्क के साथ प्रोडक्ट्स को बेचने का। क्रिप्टो के आने की वजह से और BFIC और BLV जैसी चीजें आने के बाद प्राइस में एप्रिसिएशन होता है। आपका BLV 0.125 का था, आपका BLV जो है 2 सेंट का था, आपका BLV 3 सेंट का है, आपका BLV 5 सेंट का होने वाला है। तो आपका BLV 5 सेंट पे चला जाएगा जस्ट कोई 25 दिन के बाद, तकरीबन 25-26 दिन के बाद आपका BLV, तो आपका वो दोस्त जिसने 0.125 पे आपके रेफरेंस से जो है वो साइन अप किया था, स्टेकिंग करता है, वो रिवॉर्ड भी बेच रहा है और साथ साथ उसकी वैल्यू भी बढ़ रही है। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये आपकी प्रोडक्ट का कमाल है कि आपकी प्रोडक्ट जो है वो इतनी वैल्यूएबल है कि उसका प्राइस इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज नहीं कर रहा। आपने क्या एक्सपेक्ट किया हुआ? ये एक्सपेक्ट किया हुआ ना कि आपके कॉइन का प्राइस बढ़ेगा और बढ़ रहा है। अगर 0.1 से 125 से 2 पे आ गया है, 2 से 3 पे आ गया है, 3 से 5 पे भी चले जाना है, 5 से 6 पे भी चले जाना है, ये देखते देखते ही हो जाना है। जिन्होंने कर लिया है दे आर लकी, जिन्होंने नहीं किया है वो अनलकी हैं। उनका नसीब ऐसा है कि वो सिर्फ देख रहे हैं कि कब प्राइस बढ़ना बंद होती है, ये कब प्राइस नीचे आती है। और मुझे उम्मीद है, मेरी दुआ है कि उनको हमेशा इसमें शर्मिंदगी और नाकामी रहे जो आपको डाउन देखना चाहते हैं। मैंने फेसबुक पे 10 दिन पहले, रोज मेरे फेसबुक का जिक्र है नहीं होता है, उसके बाद 40-50 फ्रेंड रिक्वेस्ट भी आ जाती। मैंने पोस्ट किया था, वो ये था कि गुड बाय, मैंने लिखा था गुड बाय। गुड बाय कहते हैं जब किसी को खुदा हाफिज कर दें आप, और इस तरह का खुदा हाफिज इंग्लिश में जिसमें दोबारा मिलने की उम्मीद ना हो। वरना हम कहते हैं गुड बाय फॉर नाउ, गुड बाय फॉर टुडे, गुड बाय टिल नेक्स्ट, कोई भी डेट बता देते हैं। लेकिन जब खाली गुड बाय हो तो इसका मतलब होता है कि आखिरी है, कि खुदा हाफिज है, गुड हाफिज है। ये इसको आप जो भी कह लें कि बस दोबारा खत्म होगी, हमने दोबारा शायद ना मिले। तो वो गुड बाय मैंने लिखा था इसी सेंस में, अंग्रेजी वाली सेंस में, गुड बाय 0.02, 2 सेंट को मैंने गुड बाय लिखा था, और मैंने साथ लिखा था कि होप टू नॉट सी यू अगेन इन द BLV प्राइस। BLV प्राइस के तौर पे मैं कभी तुम्हें दोबारा मिलने की उम्मीद नहीं रखता कि 0.2 दोबारा कभी मिलेगा। और मेरी दुआ भी है, कोशिश भी है, नीयत भी है, मेहनत भी है, हिम्मत भी है, आप सबके साथ मिलके, आप सबकी तरह, कि हम इस प्राइस को कभी दोबारा ना देखें। हम हमेशा इससे ऊपर ही जाएं। जिस प्राइस को हम गुड बाय कह दें एक दफा, फिर हम उस प्राइस पे मत आए। और हम जा रहे हैं, बिल्कुल ठीक जा रहे हैं, करेक्ट जा रहे हैं। आपकी प्रोडक्ट के अंदर आपकी कमिटमेंट्स पूरी हो रही हैं। आपने बर्निंग का मैकेनिज्म देखा, छा गए आप, कमाल हो गया, मतलब मजा आ गया कि आपकी बर्निंग इतनी ट्रांसपेरेंट हुई। और फिर सिर्फ आपने वो उस तरह की ट्रांसपेरेंसी नहीं की, आपको वॉलेट भी मिल गया, और उस वॉलेट पे सारी जिंदगी नजर रखी आप। और इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, आपने देखा कि आपकी टोटल सप्लाई में से माइनस हो गया। तो इस तरह आप नेक्स्ट बर्निंग पे देखेंगे, आप और कम होते चले जाएंगे, और कम होते चले जाएंगे। आपकी सप्लाई कम होती चली जा रही है, आपका जो है वो प्राइस बढ़ता चला जा रहा है। जब आप $2 पर पहुंचेंगे,
$2 की प्राइस के ऊपर मार्केट में लिस्ट करेंगे। मार्केट में लिस्ट करेंगे, आपको 24 घंटे का एक वॉल्यूम चाहिए होगा। वो वॉल्यूम जो है वो कितना ज्यादा होगा, उतनी ही आपका मार्केट कैपिटल ज्यादा होगा। जितना ज्यादा आपका मार्केट कैपिटल होगा, उतना ज्यादा आपके कॉइन का प्राइस होगा। तो ये कंपनी प्राइस के ऊपर कॉन्सेंट्रेट नहीं करेगी, मार्केट कैप पे कॉन्सेंट्रेट नहीं करेगी, ये करेगी 24 घंटे के ट्रेडिंग वॉल्यूम पे कॉन्सेंट्रेट, कि 24 घंटे में ज्यादा से ज्यादा एक दूसरी जगह से कैसे कॉइन मूव करेगा। उसके लिए रियल यूजिबिलिटीज बना रही है, उसके लिए रियल जो है वो जो पर्पस है, कॉज है, क्रिएट किए जा रहे हैं, बिजनेस क्रिएट किए जा रहे हैं, कोलैबोरेशन किए जा रहे हैं। आपको एक नई खुशखबरी बताऊं, इस कंपनी ने 32-33 प्रोजेक्ट्स अपने किए हैं, वो अलग हैं। इस वक्त कोलैबोरेशन के लिए वर्किंग सारी चल रही है, एग्जिस्टिंग बिजनेस के अंदर कोलैबोरेशन। मैं मिसाल दे रहा हूं कि पेट्रोल पंप का बिजनेस एग्जिस्टिंग बिजनेस है। अगर आपका किसी पेट्रोल पंप्स की चेन के साथ कोलैबोरेशन हो जाता है तो इसका मतलब है कि आपका हजारों जगहों पे कॉइन इस्तेमाल होना शुरू हो गया। रेस्टोरेंट का बिजनेस ऑलरेडी किसी का एग्जिस्टिंग बिजनेस है, फॉर एग्जांपल KFC ऑलरेडी एस्टेब्लिश बिजनेस है। अगर आप उसके साथ कोलैबोरेशन में आ जाते हैं, आप मैकडोनल्ड के साथ, आप पिज्जा हट के साथ, आप किसी बड़ी चेन के साथ कोलैबोरेशन में आते हैं, तो ये आपकी हैसल को कम कर देता है, ये आपकी मेहनत को कम कर देता है। तो ये कंपनी बड़ी कंपनीज के साथ, छोटी कंपनीज के साथ, मीडियम साइज की कंपनीज के साथ, इवन स्टार्टअप्स के साथ कोलैबोरेशन के मॉडल के ऊपर भी साथ शुरू कर दिया है। ये बहुत सारी चीजें हैं, हम बहुत सारी चीजें आपसे डिस्कस नहीं करते, लेकिन इसका रिजल्ट और इंपैक्ट आपके सामने आ रहा होता है। और मिसाल के तौर पे आपसे बहुत सारी चीजें डिस्कस नहीं हुई थी, लेकिन आपने उसका रिजल्ट देखा कि आप वर्ल्ड वाइड ग्रो किए, आपको जो है वो एप्रिसिएशन मिली, आप एक बड़ी कम्युनिटी बन गए, आपके साथ ब्रांड एम्बेसडर जुड़ गए, बच्चे बच्चे को आपका नाम पता है, दुनिया आपको पहचानती है और जानती है, आपके कॉइन को पहचानती जानती है, आपके बारे में इंटरेस्टेड है, लेना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं। तो ये सारी चीजें हो रही होती हैं, लेकिन बैक एंड की चीजें भी हम आपसे कभी कभी शेयर करते रहते हैं, जैसे कि मैंने आपके साथ ये शेयर की। तो ये वाली जो चीजें हैं ब्रदर सिस्टर, जब ब्रदर कह देता हूँ फिर मेरी मजबूरी बन जाती है कि जो मेरी बहरें सुन रही हैं उनको भी मुखातिब करूं, ताकि ये ना लगे कि सिर्फ मैं भाइयों से बात कर रहा हूं। तब मेरी मजबूरी बन जाती है कि जो मेरे से छोटे हैं बच्चे, उनको भी मैं इंक्लूड करूं, जो मेरे से बड़े हैं बुजुर्ग, उनको भी शामिल करूं। इसलिए मैं फिर कह देता हूं, जब भाई बहन, अंकल आंटी, चाचा ताया, खालू, मामू, नाना, दादा, सबको मैं, नानी दादी, सबको बीच में इंक्लूड कर लेता हूं, कि जो भी मुझे सुन रहे हैं। और मुझे पता है बहुत सारी एज के लोग भी, यानी वाकई इनफैक्ट जो है, जो मेरी ग्रैंड मदर की एज के लोग हैं वो भी इस बिजनेस के अंदर मौजूद है, और बच्चे भी 12 साल 10 साल के बच्चे भी जो हैं वो हमारी इस कम्युनिटी का हिस्सा हैं। वो स्कूल्स में जाते हैं, लोगों को डाउनलोड करवाते हैं और उन बच्चों से मिंटिंग करा रहे हैं ताकि उनके पैसे आए, उनकी पॉकेट मनी मिले। उनमें से कई बच्चे खुद कफालत की तरफ जा रहे हैं अपनी स्कूल फीस के अंदर, और कुछ भी नहीं करते, जस्ट उनको जो है वो टैपिंग करनी है और टोकन अर्न कर रहे हैं और टोकन को सेल भी कर सकते हैं। तो ये वाला बिजनेस मॉडल जो है प्रोडक्ट वाइज ये भी आपके पास मौजूद है। तो आपका अपनी प्रोडक्ट के ऊपर यकीन, एक इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका अपनी प्रोडक्ट के ऊपर कितना यकीन है। तो आपका आपकी प्रोडक्ट पे इस लेवल का यकीन होना चाहिए जो मैंने आपको बता दिया। वो कैसे आएगा? क्योंकि आपको आपकी प्रोडक्ट की समझ होगी। तो आपकी प्रोडक्ट वो है जो प्राइस इंक्रीज करती चली जा रही है, जो लोगों को बेनिफिट दे रही है। प्राइस इंक्रीज क्या है भाई? पैसे आते हैं, ज्यादा पैसे आते हैं, तो इसका मतलब ये है, इसी पर्पस से शुरू किया था क्रिप्टो करेंसी में, इसीलिए तो आए थे, इसीलिए तो एप्लीकेशन डाउनलोड की थी कि भाई मनी मेकिंग करनी है। तो मनी मेकिंग हो रही है, तो दिस इज द सक्सेस, आपकी भी, आपको रिकमेंड करने वाले की भी और इस कंपनी की भी। तो सारे विन कर रहे हैं, सारे विन विन सिचुएशन के अंदर हैं। तो ये प्रोडक्ट के हवाले से है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो आपका बिलीव जो चाहिए होता है, आपके पास इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, वो होती है कि आपके पास मार्केटिंग प्लान का कितना इंफॉर्मेशन है। मार्केटिंग प्लान का मतलब ये है कि क्या करूंगा और क्या मिलेगा, कितना मिलेगा, कब मिलेगा, ये मार्केटिंग प्लान का हिस्सा है। इसके ऊपर भी आपकी फुल कंट्रोल एंड कमांड होनी चाहिए हर एक की। आपको पता होना चाहिए कि आपके पास जो है वो आपने मार्केटिंग प्लान से कैसे कमाना है। आपने किसी को डाउनलोड कराया, उसने अभी अभी का मॉडल क्या है, आपने किसी को डाउनलोड कराया एप्लीकेशन, अभी उसने कुछ नहीं करना, तो उसको 3 बीफर पे किया, उसने 3 USDB पे किए। USDB पे करने के ऊपर उसको 100 टोकन्स मिल गए। जो 100 टोकन्स मिले उसका 10% आपको मिल गया, तो आपके पास 10 टोकन्स आ गए, जिनकी वैल्यू आज बेच दें तो और है, कल बेचेंगे तो और है, परसों बेचेंगे तो और है। तो उनका प्राइस बढ़ता चला जा रहा है, आपके पास आपके कॉइन का, आपका बेनिफिट बढ़ता चला जा रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि मार्केटिंग प्लान जो है उसमें डायरेक्ट इनकम क्या होती है। हमारे मार्केटिंग प्लान में 3 किस्म की इनकम है एक्चुअली एज पर कंपनी। पहली है डायरेक्ट इनकम।
आपके रेफरल से जितने भी कॉइन स्टेक होंगे, चाहे 100 कॉइन स्टेक हो, चाहे 1000 कॉइन हो, चाहे 10 लाख कॉइन स्टेक हो, आपके रेफरल कोड से जिस दोस्त ने साइन अप किया है, जितने डायरेक्ट रेफरल्स वो आप कर, वो जितने जितने की वो स्टेकिंग करेगा, जितने टोकन वो स्टेकिंग करेगा, उसका 10% आपको मिल जाएगा। तो ये आपका डायरेक्ट इनकम का पहला इनकम का सोर्स। दूसरा इनकम का सोर्स ये है कि वो जो डेली बेस पे एक्टिविटी करेगा, जिसकी वजह से वो टोकन कमा पाएगा, तो टोकन मिंट करेगा अपने के लिए ब्लॉकचेन में से, टोकन उसको मिलेंगे उसकी मिंटिंग प्रोसेस की वजह से, उसके एप्लीकेशन को एक्टिव रखने की वजह से, उसका भी 20% आपको मिलना है। यानी अगर आपके एक दोस्त ने 1 लाख टोकन स्टेक किए थे, उन 1 लाख टोकन्स का उसको 1000 टोकन रोज का आता है। उन 1000 टोकन्स में से 200 टोकन आपको रोज के आएंगे। जिन 200 टोकन्स को अगर आप बेचने जाएंगे, जिसका मतलब है $6 के आप रोजाना बेच रहे हैं अगर बेचना चाहेंगे, और ये आपने जब तक वो मिंट करता रहेगा तब तक आपको आते रहेंगे। जिस दिन वो मिंटिंग करना भूल गया, आपको भी नहीं आएंगे। तो उसको याद कराना, बस यही आपका काम है। अब तो नंबर भी विजिबल हो गए हैं हमारे पास, हमारी अपलाइन का, हमारी डाउनलाइन का नंबर भी विजिबल है, तो हम कांटेक्ट भी कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई बात पूछने वाली है तो हम डिस्कस कर भी सकते हैं। तो इस तरह से ये दूसरा हमारा जो है वो पहलू हो गया, दूसरा इनकम का सोर्स हो गया। फिर जो तीसरा इनकम का सोर्स है वो हमारा है आपके टीम का जो रिवॉर्ड है, आपके दूसरे तीसरे लेवल से आपको इनकम आता है, चौथे लेवल से, 5वें लेवल से, 12वें लेवल से, 15वें लेवल से। ये आपको जुबानी याद होना चाहिए कि किस लेवल से कितना आता है। मुझे जुबानी याद है कि मेरे पहले लेवल से मुझे 20% आता है, दूसरे लेवल से जो है वो आता है 12%, तीसरे लेवल से 5%, चौथे लेवल से 4%, 5वें लेवल से 3%, 6 से लेके 12 लेवल तक 2-2%, 13वें लेवल से बढ़ना शुरू होता है दोबारा, 13वें लेवल से 13%, 14वें लेवल से 4%, 15वें लेवल से 5%, 13वें से 3, 14वें से 4, 15वें से 5%। तो इस तरह 15 लेवल्स तक का मैक्सिमम आता है। 16वें वाला ना मुझे दिखता है, ना उसका बिजनेस दिखता है, ना मुझे उसका कोई बेनिफिट है। तो मुझे 15 लेवल्स तक का जो है वो दिखता भी है, नजर भी आता है, और मुझे पता भी है कि किसने कितना स्टेक किया है, किसने कितना स्टेक किया है। कल आप देख रहे थे स्टेकिंग के मामले पे मैं कितना थोड़ा सा जो है वो रिएक्ट किया, मैंने थोड़ा हार्श रिएक्ट किया, क्योंकि मैं कल देख पाया, मैं ये देख पाया कि वो दोस्त, वो लोग जिनको हमने अच्छे तरीके से गाइड किया, जिनको हम साथ लेकर चले, कल मैं देख पाया अपने ड्रीम व्यू में, आप भी देख सकते हैं कि उन्होंने कितने स्टेक किए हैं। और मुझे ये जानकर दुख हुआ कि मेरे बहुत सारे लोग जिन्होंने बजाहिर 1-1 लाख, 2-2 लाख टोकन स्टेक किए हैं, लेकिन वो मेरे डायरेक्ट पे जो अकाउंट लगाया है उसमें उन्होंने कुछ भी नहीं किया, कुछ स्टेकिंग नहीं की, और वो एक फ्री में अकाउंट लगाया। अब तो फ्री में भी नहीं लगेगा, 3 USDB में लगेगा, लेकिन उन्होंने फ्री में अकाउंट लगाया, और वो फ्री वाला भी इनएक्टिव था, मजे की बात। और मुझे यकीन है कि जो नीचे अकाउंट लगे हैं वो बहुत दूर लगे हैं। इसकी वजह ये है कि वरना वो अकाउंट जो अभी तक फ्री वाला है, वो फ्री वाला कैसे रह सकता था, उसका तो 5x हो जाना था। अगर आपने उसके नीचे भी लगाया होता, उसको कमीशन गया होता, तो उसको भी अपग्रेड करना पड़ता। जिसका अल्टीमेट मतलब ये है कि जिसने भी ऐसा किया होगा उसने 2, 4, 5, 10 अकाउंट लगा के किया है, ताकि कुछ भी ऊपर ना जा पाए। तो जब कुछ भी ऊपर ना जा पाए, तो फिर ऊपर से किसी किसी मतलब जो कहते हैं आप, किसी मॉरल सपोर्ट की भी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। तो ये मैंने कल देखा तो मुझे पता लगा। तो खैर, मार्केटिंग प्लान आपका जो है वो आपको बता रहा होता है किस लेवल से कितना आना है, किसको कितनी तवज्जो देनी है आपने। इसका मतलब ये होता है, मार्केटिंग प्लान आपको बताता है कि कोई आपके 7वें लेवल पे है, यहां से 2% आना है। 2% का मतलब ये है कि अगर उसने 10,000 टोकन स्टेक किए होंगे, तो उस 10,000 की वजह से उसको रोज के 100 आते होंगे। अगर उसको रोज के 100 आते हैं, तो इसका मतलब आपको वहां से 2 आने हैं, क्योंकि आपको 2% आता है। तो आपको उसको 2 टोकन आप उससे उससे अर्न करते हैं, तो आपको उसको कितना टाइम देना है। और जिससे आपको 20% आता है, उसको कितना टाइम देना है। जिससे आपको 5% आता है, ये आपका टाइम मैनेजमेंट है। ये आपने इस अकॉर्डेंस में करनी है ना, आपने बिजनेस के अकॉर्डेंस में करनी है। इसीलिए मैं कंपनी से रोजाना रिक्वेस्ट करता था, दिन में 4 बारी, कि प्लीज शो करें, टीम को शो करें, हमें पता लगे हम क्या कर रहे हैं, हमारी प्रोग्रेस क्या आ रही है। हम बात कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, हमारी प्रोग्रेस क्या आ रही है, हर एक को पता लगे। आप एक मीटिंग करके आते हैं, आपको पता लगना चाहिए। मेरे 6वें लेवल की मीटिंग थी, मैंने इस मीटिंग में गया था, वापस आया हूं, इनका पहले टोटल वॉल्यूम 6 लाख था, आज इनका वॉल्यूम 9 लाख हो गया, तो मेरी मीटिंग का फायदा हुआ। तो ये वाला जो है, ये पता लगना चाहिए। तो ये किसी हद तक नजर आ रहा है। अगर आप अपनी टीम में जाएंगे, आप अपनी टीम पे क्लिक करेंगे, टीम के लेवल्स नजर आएंगे। अभी बाहर जो है वो टीम अपडेट नहीं हुई,
वहां पर 0-0 दिखता है। टीम के लेवल्स में जाएं, लेवल्स 15 नजर आएंगे, बाहर उनके भी 0-0 दिखेगा, लेकिन जब क्लिक करेंगे तो अंदर आपको लेवल 1 पूरा नजर आएगा। फिर लेवल 2 पे क्लिक करेंगे, वो पूरा 15 लेवल तक सब नजर आएंगे, कौन कौन एक्टिव है, कौन कौन इनएक्टिव है, किसकी कितनी स्टेकिंग है, सब देख पाएंगे। ये एप्लीकेशन आपको पूरा सपोर्ट करती है इस मामले में। और ये जब बेहतर हो जाएगी, ये इंप्रूव हो जाएगी, तो आप देखेंगे आपको और काम करने में मजा आने लगेगा, आप इंजॉय करने लगेंगे अपने काम को। तो ये आपके पास एक जो है वो प्लान का ट्रस्ट होना चाहिए, प्लान का बिलीव होना चाहिए कि सबके लिए सेम प्लान है। आपको कभी ये नहीं महसूस होना चाहिए कि फलाने का इनकम प्लान मेरे से बेहतर है। सेम इनकम प्लान है। फर्क किसका आएगा? फर्क आएगा ड्राइवर का। मैंने अक्सर एग्जांपल दी है, फॉर्मूला रेस जब होती है तो सारी गाड़ियां एक कंपनी की, एक मॉडल की, एक जैसी, लेकिन उसके बावजूद एक गाड़ी विन कर जाती है और एक लास्ट में आती है। और उसकी रीजन क्या होती है कि गाड़ी का फर्क नहीं होता, फर्क होता है ड्राइवर का। तो जो नंबर 1 गाड़ी होती है, उस गाड़ी के गले में हार नहीं पहनाया जाता, मेडल उस गाड़ी के गले में नहीं पहनाया जाता, इसीलिए मेडल उस बंदे के गले में पहनाया जाता है कि यू आर द नंबर 1 ड्राइवर। तो ड्राइविंग स्किल का इम्तिहान होता है। इस तरह मार्केटिंग प्लान सबके लिए सेम है, जो जितना बेहतर परफॉर्म करेगा उतना ज्यादा कमा पाएगा। हो सकता है आपका स्पॉन्सर है, उसने आपको ही रेफर किया, किसी और को रेफर नहीं किया, और आपने 20 बंदों को रेफर किया है, आपकी इनकम उससे ढेर ज्यादा होगी, चाहे वो आपसे पहले क्यों नहीं आया, आपकी इनकम उससे 20 गुना बड़ी होगी। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास अपना मार्केटिंग प्लान है, आप कभी इस चीज से ना घबराएं, इससे कतराएं। तो मार्केटिंग प्लान भी सबके लिए सेम है, इस चीज पे यकीन रखें। और इसके साथ ये है कि इस चीज को भी मेक श्योर करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने देखा कल जब लोगों को उनके स्पॉन्सर विजिबल हुए तो बहुत सारे लोगों को जो है वो लगा कि यार मैंने तो किसी और के साथ साइन अप किया था। ये स्ट्रेटजी है, ये आपके स्पॉन्सर की स्ट्रेटजी है, आपकी अपलाइन की स्ट्रेटजी है, वो किस तरह से अपने बिजनेस को करना चाहते हैं। आपको अगर पहले नहीं पता था, कोई कमी तो नहीं महसूस हुई आपको? अगर कोई कमी महसूस नहीं हुई तो दिस इज गुड फॉर यू। आपको इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपके स्पॉन्सर ने आपके लिए क्या प्लेसमेंट की, उसने आपका कुछ भला ही सोचा होगा जो आपको भी नहीं पता, या आपके सामने आ जाएगा एक वक्त में, लेकिन आपका नुकसान कोई नहीं किया उसने। ठीक है, तो इस तरीके से इन चीजों को आपने कभी नहीं सोचना कि ये स्पॉन्सर है। मैं तो समझता हूं कि अगर आपका स्पॉन्सर आपकी पसंद का नहीं है, उसे बीट कर दें, उसे बीट कर दें, बिजनेस में बीट कर दें उसको। ये आपके पास, ये आपके इख्तियार में। आपका स्पॉन्सर आपको पसंद नहीं है और उसकी इनकम है रोज की $1000, आप रोज का $5000 कमाएं। आपकी इनकम बड़ी है, आप स्टेज पर आकर खड़े हो, उसकी इनकम नहीं है, वो नहीं आएगा। ठीक है, तो ये आपकी इनकम बड़ी है तो आप बिजनेस फॉर होम पर आकर दिखाएं, लोग आपको पहचानेंगे, उसको नहीं पहचानेंगे। तो इसलिए इन चीजों में कभी भी नहीं जाना। ये जो है वो इनको अपने लिए अगर कभी दिक्कत हो भी तो एज ए चैलेंज लें। ठीक है, इसको एज ए कहीं अपने तौर पे नेगेटिव सेंस में ना लें। तो मेरी तरफ से इतना ही था। मेरा ख्याल है मैंने कोशिश की कि आपको अच्छे तरीके से जो एक्सप्लेन कर पाऊं। और बिजनेस में हम सब जो है वो एक दूसरे की सपोर्ट हैं, एक दूसरे के लिए हेल्प कर रहे होते हैं। इस तरह के इवेंट सेशन करके हम सब, कंपनी भी और आप भी और हम भी, एक दूसरे की सपोर्ट करें। मैंने अक्सर तस्करा किया कि जब आप कोई इवेंट करते हैं तो उसकी पिक्चर्स आती हैं, तो जब वो मेरे पास पहुंचती हैं तो मैं अपने व्हाट्सएप में दोस्तों के साथ शेयर करता हूँ, बताता हूँ। इसका मतलब हो गया कि आपने मेरी हेल्प कर दी। इस तरह मैंने अगर कोई मीटिंग की या आपने दोस्तों के साथ शेयर कर दी तो आपने उनकी हेल्प कर दी। ठीक है, तो इस तरह से हम एक दूसरे की सपोर्ट है, हम एक कम्युनिटी है। हम जितनी अच्छी, जितनी बेहतरीन कम्युनिटी बन जाएंगे, हम सबके ख्वाब उससे पूरे होंगे। इस पूरे यकीन के साथ, पूरे जो है वो विश्वास के साथ आपको काम करना है कि हम में से किसी एक की कामयाबी अलग नहीं है, हम में से किसी एक की कामयाबी सबकी कामयाबी है, अक्यूमुलेटिव सक्सेस है। तो इसको जहन में रखते हुए दिल लगा के जी जान से मेहनत करें। चंद एक सवाल ले लेता हूं मैं आपकी इजाजत से, जैसे मैंने शुरू से कहा था। जिशान सत्तार का सवाल है और पहला ही सवाल दिल दुखा देने वाला है। कह रहे हैं डायरेक्ट रिवॉर्ड कब मिलेगा? दिल दुखाने वाले से मुराद ये नहीं कि सवाल पढ़ के दिल दुख गया है, इसके जवाब की वजह से दिल दुखा है। मुझे लग रहा है अगले 5-10 मिनट में, आधे घंटे में, घंटे में। ठीक है भाई। और मैं फिर बता दूं, जब इसमें कंपनी की तरफ से कोई दिक्कत नहीं, मैं फिर बता देता हूं, 5 करोड़ टोकन्स डेली रिवॉर्ड्स में जाते हैं। तो अगर 2-4 करोड़ टोकन्स जो है वो इसकी वजह से रिवॉर्ड में जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन सिर्फ दिक्कत ये है कि उसको कैलकुलेट करने में थोड़ा सा चैलेंज आ रहा है। जब फ्री में साइन अप कर पा रहे थे, जब लोग उसमें फ्री में साइन अप कर रहे थे, उस टाइम पे कोड थोड़ा सा डिफरेंट था। अब उस कोड को क्लोज करना है, नया चीज कर दी है। तो पुराना 1 करोड़ और 4 लाख समथिंग यूजर थे जो नई अपडेट आने से पहले के, तो उनको सबको एक डिस्ट्रीब्यूशन करना है, उसके लिए थोड़ा सा वक्त लग रहा है।
कल मुझे उम्मीद थी कि कल दोपहर में हो जाएगा, कल शाम में भी हो जाए, बल्कि मेरे ये भी वैसे दुख वाली बात है, कल में वीडियो पे किसी ने कमेंट किया था कि आपने इस हवाले से झूठ बोला है। मैं कतई तौर पे झूठ नहीं बोलता। मैं आपसे कई दफा कह चुका हूं कि जो मुझे पता होता है, जो मेरे यकीन होता है, वो मैं आपसे शेयर कर देता हूं। ये कुदरत उसको सच करा दे, कुदरत उसको डिले करा दे, लेकिन झूठ कतई तौर पे नहीं होता। झूठ वो होता है जब मुझे किसी चीज का पता हो और मैं उस बारे में गलत बयानी करूं। तो इसलिए अब मेरे इल्म के मुताबिक ये है, अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं, 3:30 बजे मुझे पता लगा कि इसके ऊपर काम चल रहा है और अभी थोड़ी देर में हो जाएगा। अब मैं 5:30 बजे आपसे बात कर रहा हूं, 2 घंटे गुजर चुके हैं उस बात को भी, अभी तक अगर नहीं हुआ, लेकिन मुझे यकीन है, मुझे कहा गया है और हो भी रहा है, तो हो जाएगा। अभी नहीं होगा, 2 घंटे में हो जाएगा, 4 घंटे में हो जाएगा, 5 मिनट में हो जाएगा। तो डोंट वरी, सबको बेफिक्र रहें, निश्चिंत रहें। मुझे उम्मीद है बहुत ज्यादा, यानी मैं ये कह सकता हूं कि आज मुझे 98% ज्यादा उम्मीद है। मेरे भाई अगर सुन रहे हैं, मुनीब मुगल साहब, उन्होंने मुझे परसों मैसेज किया कि शाह जी डायरेक्ट रिवॉर्ड कब तक? मैंने कहा मुनीब भाई आज रात। कल उनका मैसेज आया कि अपना शाह जी कब? मैंने कहा आज रात। अभी तक उन्होंने मैसेज नहीं किया। अगर सुन रहे हैं तो शायद वो कर लें। तो मतलब ये है कि ऐसा अपने यकीन की हद तक जितना आपके पास इंफॉर्मेशन होती है उस तरीके से मैं आपको बता रहा होता हूं। तो मुझे अभी यकीन है कि आज के दिन में 98% के करीब ये यकीन है कि आज के दिन के अंदर जो पेंडिंग डायरेक्ट रिवॉर्ड्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, और फ्यूचर में ये क्वेश्चन ही नहीं रहेगा। जिस तरह डेली बेस पे आपका स्टेकिंग रिवॉर्ड आता है, जिस तरह से डेली बेस पे आपका डायरेक्ट रिवॉर्ड आता है, आपका टीम रिवॉर्ड आता है, इस तरह डेली बेस पे आपका डायरेक्ट रिवॉर्ड भी आ जाएगा। ये चैलेंज नहीं रहेगा। ये फ्री में साइन अप जब किए थे, आबादी बढ़ जाए तो मसाइल तो पैदा होते हैं, तो उन मसाइल में से एक मसला था, ये सॉल्व हो जाएगा, डोंट वरी। आज अच्छा सवाल था आपका बहरहाल जीशान सत्तार, मैंने आपको जवाब दे दिया। और हाँ जी, एक दोस्त ने मुझसे पूछा है कि मेरे ऊपर जो लेवल है उसको किसका शो हो रहा है? मेरे ऊपर जो लेवल है भाई वो है कंपनी का अकाउंट है, मैंने कंपनी के साथ साइन अप किया है। कंपनी का एक अकाउंट था, जो इनोवेशन फैक्ट्री का एक अकाउंट था, आप कह लें बीलम नेटवर्क कंपनी का एक अकाउंट था, उसके साथ मैंने साइन अप किया, तो मुझे वही शो हो रहा है। अगर मेरा पूछ रहे हैं, वैसे आपका पूछ रहे हैं तो आपकी मर्जी है, आपने क्यों पूछा। जी, वीके शर्मा ने पूछा है कि प्ले स्टोर पे 10 मिलियन कम्युनिटी क्यों नहीं अपडेट हुई? तो भाई हो जाएगी। प्ले स्टोर वाले थोड़ा टाइम लेते हैं। लास्ट टाइम उन्होंने 5 मिलियन 10 मिनट में कर दिए थे, अभी 10 मिलियन में हो सकता है 2-4 दिन ले लें, तो कोई परेशानी नहीं है। और 10 मिलियन के बाद याद रखें कि 10 मिलियन के बाद वो 50 मिलियन पर अपडेट करेंगे, वो 15 मिलियन नहीं दिखाएंगे। 15 मिलियन 20 मिलियन वो नहीं दिखाते, ये उनका फॉर्मूला है। मैंने पहले भी शेयर किया था, अभी गूगल पे जाके लिख लें कि प्ले स्टोर किस तरह शो करता है। तो प्ले स्टोर जो था उसने 1 मिलियन के बाद, हम 4.5 मिलियन थे तब भी वो 1 मिलियन दिखा रहा था, हम 4.25 मिलियन हो गए तब भी वो 1 मिलियन दिखा रहा था, जब हम 5 मिलियन क्रॉस किए तो उसने जो है तब हमें 5 मिलियन दिखाया। अब वो हमें 9.5 मिलियन 10 मिलियन नहीं दिखाएगा। हमने 10 मिलियन क्रॉस कर लिया तो 10 मिलियन दिखाएगा, लेकिन उसको बाजू का टाइम लगता है स्टैट्स अपडेट करने में। इस हवाले से बेफिक्र हैं, अगर 5 मिलियन हमें दिखा दिया उसने 10 मिलियन भी दिखा देगा, जल्दी दिखा देगा, कोई परेशानी वाली बात नहीं। और अगर कोई दोस्त ये कहता है कि यार तुसी ते 10 मिलियन कहते, तुसी 5 मिलियन हैगे, उनको चलो 5 मिलियन मान ला, 5 मिलियन थोड़े होते यार, 5 मिलियन ही मान ला, तेरी मेहरबानी सानू 10 मिलियन ना मान जब तक प्ले स्टोर से नहीं आ रहा। ठीक है। और एक सवाल है जी, कुछ लोगों के BFIC के विड्रॉल पेंडिंग है, तो वो मिलना शुरू हो जाएंगे। इस हवाले से भी मेरे सामने की बात है, कई दफा मैंने देखा है कि जो आपके फाउंडर हैं उन्होंने क्लियर इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं कि यार कोई चीज पेंडिंग नहीं रहनी चाहिए, किसी के हमारी तरफ पैसे नहीं रहने चाहिए बकाया, ये क्लियर इंस्ट्रक्शन है। इसमें जो भी दिक्कत आ रही होती है उसमें कहीं ना कहीं कोई चैलेंज होता है। BFIC नेटवर्क की ऐप के अंदर प्राइस का एक चैलेंज चल रहा है कि किस प्राइस पे कन्वर्ट करना है। तो क्वाइन मार्केट कैप की प्राइस पे करना है, एल बैंक की प्राइस पे करना है, एक्सचेंज ऑन की प्राइस पे करना है, इस पे कंसेंसस रहता है। और ये आप अपने लीडर से पूछा करें तो वो बता सकते हैं, क्योंकि जो आप सबके लीडर्स हैं ना, जो टॉप लीडर्स हैं आप सबके, वो लीडर्स एक एक्सक्लूसिव मीटिंग ऑलमोस्ट दूसरे दिन हो रही होती है, और उनके मशवरे की बुनियाद पे चीजें चल रही होती हैं। कंपनी का डिसीजन एब्रप्ट इस तरह से नहीं होता कि बस करके ये कर दिया, बल्कि वो कंसेंसस डेवलप करती है कंपनी। तो इसलिए आप अपने लीडर से पूछा करें, वो आपको बेहतर प्रोस्पेक्टिव बता सकता है, वो उसके फायदे बता सकता है, नुकसान बता सकता है, चीजों के बारे में वाज़ेह बता सकता है। तो इस हवाले से भी आप बेफिक्र रहा करें कि आपकी कंपनी जो है उसमें अगर आपका कोई चीज पेंडिंग है, वो किसी ना किसी लॉजिक की वजह से ही होती है। ओहो, तारीफ आ गई है अंकित की तरफ से। अंकित कह रहे हैं कि पाजी आवाज बड़ी अच्छी ताड़ी। ओ, थैंक यू ब्रो। और डायरेक्ट रिवॉर्ड्स वाली शेरी मैंने बात कर दी, आप बेफिक्र रहें और डीमोटिवेट नहीं होना। डीमोटिवेट लोग जिंदगी में तरक्की नहीं कर पाते, हमेशा मोटिवेट रहना है, आप जिंदगी में बहुत आगे निकल जाएंगे।
और विजय मिश्रा, आप मेरे से कोई बात करना चाहते हैं तो अभी नहीं कर पाएंगे हम, 1 घंटा पूरा हो चुका है। और सपोर्ट टिकट अदर आईडी से क्रिएट कर सकते हैं क्या? दीपेश द्विवेदी जी, नहीं, उसी आईडी से करना पड़ेगा। और अगर वो आईडी लॉगिन नहीं कर पा रहे तो फिर जो है आपको अपनी अपलाइन के थ्रू ही आना पड़ेगा। दुबई इवेंट कब से है? दुबई इवेंट साउथ खान ने पूछा है। दुबई इवेंट की डेट अनाउंस की जाएगी, अभी अंदाजा नहीं कि क्या है। एक दोस्त अल्ताफ खान ने पूछा है बी लव नेटवर्किंग है क्या? तो आप नेटवर्क जब क्रिएट करते हैं, एक्चुअली नेटवर्किंग का लफ्ज बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव है। आम अल्फाज में भी अगर आप किसी पार्टी में जाते हैं, 2 लोगों से नंबर ले आते हैं, 2 लोगों को अपना नंबर दे आते हैं, तो आपने नेटवर्किंग कर ली। तो नेटवर्किंग प्रिसाइजली उस तरह से नहीं है। तो मैंने आपको इस नेटवर्क की थोड़ी डेप्थ बताई है कि उसकी बुनियाद वो है। शक्लें बदलते 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 आज हम यहाँ पर हैं। जब आपको कम्युनिटी को रेफर करने पे बोनस मिलता है, कम्युनिटी के स्टेकिंग करने पे बेनिफिट मिलता है, जब आपको उनके डेली एक्टिविटी करने के ऊपर रिवॉर्ड मिलता है, तो फिर आप नेटवर्किंग ही कर रहे हैं भाई, और पैसों वाली नेटवर्किंग करें। तो इसमें ये पूछने वाला सवाल नहीं था, लेकिन आपने पूछ लिया और मैंने आपको जवाब दे दिया। और डायरेक्ट रिवॉर्ड्स के सवाल हैं, हाँ, क्या बात है, ठीक है। और जी, 8 मार्च का एक विड्रॉल पेंडिंग चल रहा है, मुझे भी पता है, मेरा भी पेंडिंग चल रहा है, वो भी सबके साथ ही आ जाएगा प्यारे भाई। और पैसे कैसे विड्रॉ करें? अनीला कौसर ने लिखा है, हमारी बहन ने, कैसे विड्रॉ कर सकते हैं? दिस इज वेरी इजी। आप एक्सचेंज ऑन पे जाके ऑर्डर लगाएंगी, आपका ऑर्डर लगेगा और फौरन बिकेगा, क्योंकि खरीदार वहां लाखों की तादाद में है और बेचने वाले नहीं है। तो निश्चिंत होके, बेफिक्र होके एक्सचेंज ऑन पे अकाउंट क्रिएट करिए और वहां पर आप सेल कर सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। बस ठीक हो गया। तो अच्छा, आपकी सजेशन भी है, ये सजेशंस भी आपकी तरफ से आई हैं कि एप्लीकेशन में ये चीजें हो जाएं। अच्छी बात है, एप्लीकेशन के अंदर ये ऑप्शन आ रहा है सजेशन का, और अब आप चाहें तो सपोर्ट पे जाके सजेशन भेज भी सकते हैं। तो मेरा ख्याल है काफी हो गया। थैंक यू वेरी मच, आप सबका शुक्रिया, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया, इस सेशन में आने का शुक्रिया, और दुआओं में याद रखें, मैं आपको अपनी दुआओं में याद रखूंगा। मिलकर तरक्की करेंगे और कामयाब होंगे डेफिनेटली। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो वेरी मच आज के सेशन में। और इस सेशन में अगर मेरी तरफ से कोई ऐसी बात हुई हो, कोई ऐसा लफ्ज कहा हो जिससे आपकी कहीं ना कहीं चाहते अनचाहते मेरी तरफ से दिल आजारी हुई, तो मैं उसके लिए दिल की गहराइयों से आपसे माजूद ख्वाह भी। अपना ख्याल रखें, टेक केयर।